कवि और कविता इस शीर्षक में आज तरुण प्रजन्म के प्रतिभाशाली कवि डॉक्टर चंपा नुनिया के बारे में चर्चा करेंगे। बराक घाटी में हिंदी साहित्य चर्चा का विस्तार बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। साहित्यिकों की संख्या उत्साहव्यंजक नहीं है। साहित्य सेवा से जीविकार्जन का सपना देखना मुमकिन नहीं है, अपितु उसका खतरनाक असर व्यक्ति पर पड़ सकता है। तो भी कुछ साहित्य मनस्क लोग और कुछ उत्साही युवा संप्रदाय अपनी भाषा के प्रति प्यार के कारण आगे बढ़कर आते हैं, पर साहित्य प्रेमियों से प्रेरणा कदाचित किसी को मिलती है। हाँ, जीविकार्जन का चाहे व्यवसाय हो या नौकरी अवलंबन जब रहता है तो कभी कभार दिल बहलाने के लिए गोष्ठी का आयोजन हो जाता है, या कुछ लोग किसी महानुभाव व्यक्ति के सहयोग से अनुष्ठान आदि कर लेते हैं। घाटी में तुलसीदास जी को छोड़कर मुझे जहाँ तक जानकारी है, किसी जातीय स्तर के साहित्यिक की सृष्टिशीलता पर चर्चा या आलोचना नहीं होता है। बावजूद इन प्रतिकूलताओं के कुछ साहित्यिक अपनी रचना प्रकाश करते आ रहे हैं, उनमें महिलाएं भी हैं। मनोरंजन के लिए हो, मानसिक विकास के लिए हो, साहित्य चर्चा जरूरी है। अर्थात मानव की सुकोमल वृत्ति की पंखुड़ियों को खिलाने के लिए साहित्य चर्चा जीवन का एक अति आवश्यक वस्तु होनी है। जैसे शारीरिक पुष्टि एवं वृद्धि के लिए उत्कृष्ट भोजन चाहिए, उसी तरह मानसिक उत्कर्षता वृद्धि करना संभव होता है साहित्य के माध्यम से। डॉक्टर चंपा नुनिया नई पीढ़ी का एक शक्तिशाली साहित्यिक है। जीवन दर्पण नामक अपनी पुस्तक में वो अपनी प्रतिभा और सामर्थ्य की झलक दिखला चुकी है। फिलहाल कविता एवं अन्यविध बहुत सारी रचनाएं लिख रही है। मुश्किल यह है, घाटी में रचना प्रकाशित करने वाली न कोई साहित्य पत्रिका है और न कोई सामयिकी, न उत्साह प्रदान करने वाले पर्व त्योहार में कोई स्मारिका आदि आत्मप्रकाश करती है। घाटी के अनेक विशिष्ट व्यक्ति जिनसे समाज उपकृत हुआ है, उन पर कोई स्मृति ग्रंथ हिंदी में आज तक नहीं निकला है। नवीन पीढ़ी अपने क्षेत्र के महान व्यक्तियों से के बारे में अनजान रह जाएगी। ऋण तो चुकाना है, श्रद्धा सुमन शब्द के माध्यम से उन्हें चढ़ाना है। घाटी के बहुत सारे वरणीय व्यक्तित्व हैं जिनके अवदान से केवल घाटी ही नहीं, पूरा देश उपकृत हुआ है। चलते हैं तरुण कवि डॉक्टर चंपा नुनिया की कविताओं पर कुछ बातें रखने के लिए। जो जिस परिवेश में जन्मता है, उस परिवेश का प्रभाव उस पर पड़ता है।
पैनी नजर वाली प्रतिभाशाली व्यक्ति हर चीजों को, हर आचरण को अवलोकन करता है, विचार करता है, सवाल करता है, कभी दूसरों से, कभी अपने आप से। पठन, मनन, आलोचना, चर्चा द्वारा सवाल का जवाब ढूंढता है, विरोध करता है, बगावत करता है, सममनस्क लोगों को इकट्ठा कर जागरूकता पैदा करना चाहता है। यह यात्रा संकीर्णता से विस्तार की ओर की है, अज्ञानता से ज्ञान की ओर की है, जकड़न से सक्रियता की ओर की है, बंधन से मुक्ति की ओर की है। डॉक्टर चंपा ने सामाजिक वैषम्य देखा है, लोगों में ढकोसला देखा है, द्विचारिता देखा है। कवि ने सामाजिक वैषम्य देखा है, लोगों में ढकोसला देखा है, द्विचारिता देखा है। भूल व्याख्या से धर्म ग्रंथों का विकृत अर्थ निकाल उसे निरीह अर्धशिक्षित जनता पर थोप कर ऐश करने को देखा है। एक श्रेणी के स्वार्थ पर मानव को देख कभी आश्चर्य होती है और पूछती है सवाल, देश में ही देश की आज़ादी का बात होती है, देश तो आज़ाद है, फिर आज़ादी का यह मांग क्यों? कभी जवाब भी देती है अगली पंक्तियों में, जहां बुजुर्गों को अपनाने को, युवकों को समझाने की, जनता को बहलाने की, टोपी को लहलाने की और दलितों को न छूने की बात होती है, कभी अपने अर्जित ज्ञानानुसार इन विसंगतियों के विरुद्ध तर्क रखती है। कोख ओही, दूध ओही, ओही रक्तधार है, रंग रूप के साथ बदला केवल विचार। किसे कहे मसीहा, कौन संहारक है, सुरक्षित करे कैसे, लुटेरा ही धारक है। अगली एक और कविता में कवि आपस का बैर भूलकर एक साथ चलने की सलाह देती है। मत करो आपस में झगड़े, हम सब भाई भाई हैं। कभी कहती है खून, श्वास, धरती, आकाश, पानी सब एक है। महान व्यक्तियों को याद कर उनके सीख को सामने रख उच्चारण करती है। नादान है दिल, दिमाग में उनके सवाल अकुलाती है। यह जुदाई आंतरिक है या मन की नादानी। कभी अगर संवेदनशील न हो तो चलता है क्या? वह तो अनबोलता के स्पंदन को समझता है, पत्थर की व्यथा से भी व्यथित होता है। कभी की जुबानी सुनी जाए, धरती से अलग हो, हल्दी का सूख के पीसना, फूल से अलग हो, पराग का बिछोह, मधुमक्खी का भटकना, जड़ से टूटकर दूब का सिसकना। इसी तरह डाल से बिछड़कर फूलों का क्रंदन, पत्थर से पिसते हुए चंदन की वेदना कभी सहन नहीं कर पाती है, उनका दिल कचोटता है। बोल सकता न बोलता, सचल और अचल, जड़ और जीव और वस्तु के साथ अपनी सूक्ष्म अनुभूति द्वारा
दर्द पीड़ा को महसूस करना बहुत कठिन है। यहाँ तक कि बछड़े का तड़पना, बच्चे का रोना, सूखे का चूल्हे में तड़प कर घी का बहना आदि बहुत कुछ कवि के सहानुभूतिशील मन को दुख पहुंचाता है। अंत में कवि चंपा कहती है, तुझे खुश करने को जाऊं तो औरों को दुख दे जाती हूं। तू ही बता ये मेरे खुदा, तुझे कैसे खुश करूं। किसी के उद्देश्य से कभी उसकी सक्षमता के बारे में जानना चाहती है, क्योंकि किसी को कुछ दिया जाए और वह व्यक्ति उस वस्तु का मोल नहीं दे पाता तो वह दान बेकार हो जाता है। इसीलिए कवि कहती है कि उन्हें माता पिता का दिया संस्कार, आंगन से प्राप्त व्यवहार, भाई से मिला अपनापन का ज्ञान, गुरु से प्राप्त सदाचार, सम्मान तथा चांद की चांदनी, फूलों की खुशबू आदि बहुत कुछ देना चाहती है और पूछती है, देना चाहती हूँ कोमलता की थपथपाहट, शीतलता का आभास, कोयल का शूर, मोर का चाल, आत्मा की शक्ति, न्याय की पुकार, पर तुम सक्षम हो। अपात्र को दान देना मना है। अगर दाता और ग्रहीता दोनों लाभान्वित हो तो ठीक ही है। डॉक्टर चंपा नुनिया गद्य से पद्य से बराक घाटी के नवीन प्रजन्म के कवियों में अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम है। उन्हें अभी बहुत दूर तक जाना है और साहित्य सेवा के माध्यम से जनचित्त को कल्याणमुखी भावना से मर्यादित करना है। हमारी शुभकामनाएं रही। नमस्कार।